नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का संध्या से सफलता में, जहां हम आज करने वाले हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट, जो कि ये चौथा होने वाला है। और हम आज इस विचार के साथ शुरू करेंगे कि करत करत अभ्यास से जड़मन होत सुजान, रसरियावत जात है सिल पर परत निशान। तो ये सब हैं आपके PYQ जो कि आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? सोमदेव, बोधायन, कालिदास या फिर विशाखदत्त? उत्तर बताएं। देखिए, मुद्रा राक्षस जो है ये एक ऐतिहासिक नाटक है। ये उत्तर भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता का वर्णन है। और ये जो मुद्रा राक्षस नाटक है वो विशाखदत्त ने लिखा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत, विक्रम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध? उत्तर बताएं। देखिए, जो कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये ना एक प्राचीन संस्कृत साहित्य है। ये सर्वश्रेष्ठ जितने भी नाटक होते हैं उनमें से एक है ये। तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत थे, जो कि भारत के सम्राट भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार? उत्तर बताएं। देखिए, जो ये सुरकोटडा है ये गुजरात में स्थित है। ये गुजरात के भुज जिले में स्थित है, भुज जिले में। ठीक है। और ये जो है ना 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। और ये छोटा सा पुरातात्विक स्थल माना जाता है, जो कि जिसका अगर रेफरेंस देखें तो ये रोपर से 50 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रभावती गुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? उत्तर बताएं। देखिए, इसमें पोते पूछा गया है, तो अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और अशोक का शासनकाल था 268 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, मंत्रिका उपनिषद, कथा उपनिषद या फिर अध्यात्म उपनिषद? देखिए, जो उद्धरण है सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सत्य की ही जीत होती है। तो ये मुंडक उपनिषद एक तरीके का प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम छठे प्रश्न पे आ रहे हैं, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड होने वाला है। छठा प्रश्न है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, या फिर लोकसभा, या सिर्फ राज्यसभा, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या फिर राज्य विधानसभा, विधान परिषद। माफ कीजिए, आंसर बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों। लोकसभा और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका चुनाव होता है, लेकिन इसके प्रतिनिधि बनने में कौन कौन हिस्सा ले सकते हैं? तो लोकसभा के भी सदस्य ले सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य ले सकते हैं, साथ ही साथ राज्य के विधानमंडल के भी सदस्य हिस्सा ले सकते हैं, अपना प्रतिनिधि मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न पर पढ़ते हैं। आज का 7वां प्रश्न है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में बताइए। क्या राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती? या फिर दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग की जा सकती है? या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है? या फिर लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है? या फिर लोकसभा व राज्य विधायिका के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है? बताइए। देखिए, जो राज्यसभा होता है ना, इसको याद रखिएगा कि ये अस्थाई सभा होती है, हमेशा रहती है, परमानेंट रहती है, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता। भंग किया जा सकता है लोकसभा को, जब चुनाव होता है तो, या फिर जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है तब उस समय भंग हो जाती है। तो राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अस्थाई सदन होती है। देखिए, आज हम राज्यसभा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं, मतलब कि 1/3 रिटायर कर जाते हैं। और इन सभी का समय काल कब तक का रहता है? इसको अंग्रेजी में टेन्योर भी कहते हैं। तो ये रहता है 6 वर्ष तक का, ठीक है। और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? देखिए, मूलभूत अधिकार मतलब क्या? फंडामेंटल राइट्स। और ये बोल रहा है कि संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन आया था जो कि बोला कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी क्या है, DPSP बोलते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें कुछ ऐसी बातें रहती हैं जैसे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, या फिर सब पुरुष एवं महिला को बराबर का वेतन मिलना चाहिए, या फिर किसी के पास, कोई एक ही इंसान के पास धन का इकट्ठा ना हो जाए, ये सब बातें रहती हैं। तो बताइए कौन से संशोधन के द्वारा आया था? 44वें, 42वें, 40वें, 25वें? देखिए, इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन आया है तो हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसको अंग्रेजी में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी संशोधन हुई थी और संविधान में बहुत कुछ जुड़ा हुआ था। चलिए 9वां प्रश्न पर पहुंचते हैं। 9वां प्रश्न बोलते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब
जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर राज्यपाल? उत्तर बताएं। देखिए, किसी भी राज्य का अगर वो सीएम है तो उसका नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार। याद रखिएगा, यहाँ पे नौकरी में समान अवसर का बात किया जा रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16? तो देखिए, अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 जो है वो इसकी बात करता है, जिसमें ये एक लोक नियोजन, मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या कि जो भी सरकारी नौकरी होती है बस उसमें आपको ये मिलेगा समानता का अवसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि ये सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान है। मान लीजिए कि कोई फॉरेनर आके हमारे देश में नौकरी करना चाहता है तो वो ये अनुच्छेद जो है उसको क्लेम नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भारत का भूगोल के बारे में देखेंगे। अभी तक आपके कितने स्कोर हुए आप बता सकते हैं, 10 में से आपने कितना स्कोर किया। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन या फिर मुंबई? उत्तर बताएं। देखिए, इसका सही उत्तर होगा मुंबई। मुंबई में प्राकृतिक हार्बर है और यहाँ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ अधिकतर निर्यात होता है, मतलब कि एक्सपोर्ट होता है सूती वस्त्र का, कॉटन जो भी कपड़े आते हैं उनका अधिकतर एक्सपोर्ट होता है, मतलब हमारे देश से दूसरे देश की तरफ जाता है। 12वां प्रश्न है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? उत्तर बताएं। देखिए, कोच्चि बंदरगाह जो है वो केरल में स्थित है। अब यह केरल में है तो मालाबार तट पर जो वेम्बनाड झील के किनारे ये स्थित है। कहाँ है? मालाबार तट पर वेम्बनाड झील के किनारे। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब कि ये प्राकृतिक, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। यहाँ जहाज बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? हम बिहार का शोक तो जानते हैं कि उसको कोसी को कहा जाता है, बिहार का शोक। यहाँ पूछ रहा है बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? हुबली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी या फिर स्वर्ण रेखा नदी? उत्तर बताएं। देखिए, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वो अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कारण बाढ़, अपरदन ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये कितना एरिया को करती है तबाह? तो ये को लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को तबाह कर देती है अपने बाढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है कहाँ? ये है वेस्ट बंगाल में और ये बहती है 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बहकर हुगली नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, ऑर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है?
ऑर्किड जो है ये भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? उत्तरी मैदानी है, पश्चिमी क्षेत्र में, या फिर गीले क्षेत्र में, या फिर ठंडे और घाटी क्षेत्र में? बताइए उत्तर। देखिए जो ऑर्किड है ना ये गीले क्षेत्र में उगाई जाती है। ये अधिकतर केरल के तटीय भागों में उगाया जाता है और इसकी प्रमुख उत्पादन केरल में ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां प्रश्न है, इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है पूछ रहा है कि तेल रिफाइनरी नहीं है। नुमालीगढ़ में नहीं है, कोच्चि में नहीं है, या फिर पानीपत में नहीं है, या फिर आगरा में नहीं है? उत्तर बताएं। देखिए इसका सही उत्तर है आगरा। मतलब कि आगरा में तेल रिफाइनरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नुमालीगढ़ में है, कोच्चि में है और पानीपत में है। ऐसी कुछ और जगह भी है जैसे कि मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, दिग्बोई और कोयाली, बरौनी, मथुरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी। तो आज का 16वां प्रश्न है कि ए फॉर्मूला इज इन MS एक्सेल स्टार्ट्स विथ ए सिंबल। मतलब MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला होता है तो वो किस चीज़ से स्टार्ट होता है? @ से, या फिर हैशटैग से, या फिर प्लस के साइन से, या फिर इक्वल के साइन से? उत्तर बताएं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा इक्वल के साइन से कोई भी फॉर्मूला MS एक्सेल में शुरू होता है। चलिए आज का 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि वह भौतिक स्थान मतलब कि फिजिकल जहाँ कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है क्या कहलाता है? तो भौतिक स्थान मतलब कि हमारे हाथ में आ सके, वो फिजिकल है। ठीक, वाईफाई, या फिर मॉडेम, या फिर पॉप, या फिर हार्ड डिस्क? उत्तर बताएं। देखिए ये हार्ड डिस्क में भौतिक रूप में कंप्यूटर की जानकारी संग्रहित होती है। अब ये हार्ड डिस्क है क्या? इसको HDD भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क है क्या? तो इसमें ना चुंबक रहते हैं, तो इसमें जो भी डाटा स्टोर रहता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में रहता है। इसमें ना एक रोटेटिंग प्लेटर रहता है, ठीक है, जो कि डाटा को चुंबक से पढ़ता है और लिखता भी है। ठीक है, मतलब कि इसमें इतना याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ काम होता है, चुंबक से कुछ काम होता है, जिससे लिखता भी है और पढ़ता भी है। इसमें एक रोटेटिंग प्लेटर होता है उसी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 18वां प्रश्न है कि कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने के लिए सर्वाधिक आम तरीका है? क्या आम तरीका है जो कि कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ता है? इंटरनेट, वाईफाई, लैन, या फिर इथरनेट? देखिए इसका सही उत्तर होगा इथरनेट। ठीक है, अब इथरनेट से कैसे होता है? तो कंप्यूटर का जो केबल होता है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो जो इथरनेट का जो हर छोर होता है वो हर एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इथरनेट का वो हर एक कंप्यूटर के छोर से वो केबल जो होता है वो जुड़ा रहता है इथरनेट का। इसी के द्वारा नेटवर्क का प्रदान होता है केबल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 19वां प्रश्न है कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। मतलब कि जिसे लोग ना पसंद करते हों और उसको इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा जाता है प्रचार उद्देश्य के माध्यम से। तो वायरस, स्पैम, URL, या फिर अनजिप? उत्तर बताएं। देखिए आप लोग कभी व्हाट्सअप या फिर ईमेल ये सब पे
सब बहुत मैसेज करते होंगे कि कोई मतलब कंपनी का कि ये प्रोडक्ट मेरा ख़रीद लो, बार बार उस चीज़ को मैसेज करते होंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है स्पैम। उन लोग स्पैमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग इन सब वर्ड से तो परिचित ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अवांछित होते हैं, ठीक है। आज का 20वां प्रश्न है कि बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहा जाता है। जैसे कोई वीडियो फोटो बहुत ही तुरंत डालें और तुरंत 3 मिलियन 10 मिलियन व्यू आने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, स्पैम हो गया, या फिर वाईफाई वायरस, या फिर वायरल। इसका आप उत्तर बता सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि वायरल हो गया, मतलब कोई भी वीडियो वायरल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न है खेलकूद से। तो गौरव घई एक भारतीय हैं। तो भारतीय हैं तो ये क्या करते हैं, मुक्केबाज हैं, पहलवान हैं, गोल्फर हैं, या फिर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उत्तर बताएं। देखिए गौरव घई जो हैं ये एक पेशेवर गोल्फर हैं, ठीक है। इन्होंने 3 एशियन टूर्नामेंट जीता है, 3 एशियन टूर्नामेंट जीता है, जिसमें से 1995 में इन्होंने गार्डगिल वेस्टर्न्स मास्टर जीता है, गार्डगिल वेस्टर्न्स मास्टर जीता है। फिर 2006 में इन्होंने ताइवान मास्टर्स जीता है, और 2007 में इन्होंने बीजिंग ओपन जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन्होंने 1997 में ओपन चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले ये पहले गोल्फर भी बन गए थे, बस क्वालिफाई किया था, ठीक है। उसी समय वो ऐसे पहले गोल्फर बन गए थे जिन्होंने ओपन चैम्पियनशिप को क्वालिफाई किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। चीन, भूटान, जापान, या फिर तुर्की। उत्तर बताएं। देखिए इसका सही आंसर होगा भूटान। तीरंदाजी जो है 1971 में जब भूटान राजतंत्र जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब मेंबर बना, तो उसने तीरंदाजी को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। लेकिन जो नॉर्मल तीरंदाजी होता है उससे भूटान का तीरंदाजी अलग होता है। कैसे, तो ये सांस्कृतिक रूप से अलग होता है। ये एक तरीके से मार्शल आर्ट के रूप में खेला जाता है, जो हत्या को एक घृणित कार्य के रूप में समझाता है। तो इसमें एक मैसेज देना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार कब दिए जाते हैं, साहित्य में, गरीबी उन्मूलन में, खेल में, या फिर अर्थशास्त्र में। देखिए जो अर्जुन पुरस्कार होता है ये युवा कार्यक्रम या फिर खेल मंत्रालय या फिर भारत सरकार प्रत्येक मतलब कि 4 वर्ष अगर कोई खिलाड़ी निरंतर उत्कृष्ट आ रहा है, 4 वर्षों तक अगर निरंतर रेगुलर वो सबसे मतलब आगे है, तब उसको अर्जुन पुरस्कार मिलता है, ठीक है। अब वहीं अगर हम आगे बात करें तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार तो वो कब मिलता है, तो ये प्रत्येक 4 वर्ष पे मिलता है। तो ये भी खेल में उत्कृष्ट आने पर मिलता है। अब आगे देखें तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार कब मिलता है, तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार कोच को मिलता है। जैसे कि कभी कोई खिलाड़ी पदक जीत लेता है उसके अंदर का, या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए। और ध्यानचंद पुरस्कार भी मिलता है। क्यों मिलता है, तो खेल के विकास के लिए लाइफ टाइम योगदान, मतलब पूरे जीवन जब कोई योगदान दे देता है खेल के लिए ही लाइफ टाइम,
तब उसको ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का 24वां प्रश्न है कि भारत में के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की आयोजन की जिम्मेदारी ली थी। क्योंकि ये PYQ है इसलिए उसने लिखा है ली है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करवाने का जिम्मेदारी मेघालय में ने लिया था। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर हम देखें तो 2 ही बार उधर इससे पहले 2022 से पहले राष्ट्रीय खेल आयोजन की गई है। एक बार 1999 में की गई थी। कहाँ? मणिपुर में की गई थी, मणिपुर में। और 2007 में की गई थी असम में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के 25वें प्रश्न की तरफ। तो 25वां प्रश्न है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पाने वाले सबसे पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। इनका खेल किससे संबंधित था? डिस्कस थ्रो या फिर भाला फेंक या फिर लंबी कूद या फिर गोला फेंक? उत्तर बताएं। देखिए, जो नीरज चोपड़ा है ये तो भाला फेंक खेलते हैं, जैवलिन थ्रो जिसको कहते हैं। तो ये जैवलिन थ्रो जब खेलते हैं तो जुलाई 2016 में इन्होंने इतिहास रच दिया था। पोलैंड के बियर्ड गोस्वाक में अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक लाके ये पहले ऐसे एथलीट बन गए और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था अंडर 20 भाला फेंक का। और इन्होंने कितना मीटर तक फेंका था? तो 86.48 मीटर फेंक के इन्होंने इतिहास रच दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम देखेंगे कि कल का प्रश्न क्या था। कल का कमेंट वर्क था, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी? अशोक, उदयन, दशरथ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही उत्तर था उदयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उदयन के पिता कौन थे? तो थे अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का कमेंट वर्क क्या है? आज का कमेंट वर्क है कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। मतलब लोकसभा में पहला तो यूपी से आते हैं सबसे ज़्यादा मेंबर। ठीक है, पहले नंबर का मैंने बता दिया कि यूपी से सबसे ज़्यादा नंबर में आते हैं लोकसभा के मेंबर। लेकिन दूसरे नंबर पे किस राज्य से आते हैं? बिहार से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर बताइए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले PYQ सेशन में।